अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इस्रार अहमद कसाना। इंडिया के बारे में ज़रा आज बात करनी है और ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि इंडिया में इस वक़्त इलेक्शंस हो रही हैं। वो भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट सिलसिला चल रहा है। इलेक्शन कैंपेन की खबरें तो आप देख ही रहे होंगे। साथ-साथ वहाँ पे क्या हो रहा है सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और ख़ास तौर पे पिछले दिनों में जो खबरें आई, कांग्रेचुअल मीटिंग हुई, ब्रीफिंग हुई जिसमें जेनोसाइड वॉच के जो हेड हैं ग्रेगरी स्टैंटन, उन्होंने बताया और वार्निंग दी कि इंडिया में जेनोसाइड हो सकती है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द मिनॉरिटीज़। तो इसकी क्या सूरत-हाल है और वहाँ पे है क्या, आजकल हो क्या रहा है? ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसे शख्स से बात करें जो कि वहाँ से अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही होके आए हैं। तो उनसे बात करेंगे। मेरी मुराद उनसे जयंत भंडारी साहब से। ये हमारे पहले प्रोग्राम में भी आ चुके हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त बोलते भी हैं, बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं और बिज़नेस एक्यूमेन भी उनकी बहुत है, बहुत बड़ी-बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ को एडवाइस भी करते हैं। तो उनसे बात करते हैं, चलते हैं मेक्सिको और बात करते हैं जनाब जयंत भंडारी साहब से। सर गुड आफ्टरनून शुक्रिया भंडारी इसरार। साहब। गुड गुड आफ्टरनून इसरार जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो उस वक़्त मेरे ख़्याल 3-4 महीने हो गए हैं उसको और इस दौरान आप इंडिया में हो के आए हैं। क्या खबरें हैं वहाँ पे? कैसा आपको लगा और क्या चीज़ें आपने देखी? पिछली दफ़ा जब आप गए थे और इस दफ़ा जब गए तो कुछ फ़र्क महसूस हुआ आपको या सेम एज़ ओल्ड? इसरार जी, मैं इस बार हिंदुस्तान कुछ काम से गया था, तो मेरी मुलाकातें बहुत सीनियर लोगों से हुई हैं, बहुत नीचे तबके वाले सरकारी लोगों से हुई हैं। एक चीज बिल्कुल साफ है कि रिश्वत लेना ऊपर से नीचे तक खुल्लम खुल्ला होता है। इतनी बुरी हालत है कि एक शब्द काम में आता है, सेटिंग। अब हर हुँ, आदमी एक शब्द काम में लेता है कि आपकी क्या सेटिंग क्या है। अच्छा। सेटिंग का मतलब है कि आपके कॉन्टैक्ट्स क्या हैं गवर्नमेंट में और आपने किसको किस तरह से रिश्वत दी हुई है। ऊपर से नीचे तक का आदमी बिल्कुल खुलकर बात करता है। आप खुलकर पैसे देते हो, आप खुलकर पैसे लेते हो। अ, तो ये जो रिश्वत का दौर हिंदुस्तान में चल रहा है इस समय, मैंने जब आखिरी बार हिंदुस्तान में बिजनेस करा था करीब 17 साल पहले, उससे कई गुना ज्यादा हो चुका है। पहले कम से कम आदमी थोड़ा हिचकिचाता था, हुँ, उसमें हुँ। थोड़ा सा इनहिबिशंस थी रिश्वत खुलेआम मांगने की। लेकिन अब वो सारी चली गई है, बेशर्मी आ गई है, लोग खुलकर रिश्वत मांगते हैं। तो ये जान जी ये तो मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ऐसे तो नॉर्मली हमने देखा है कि ऐसा ही होता है। तो व्हाट इज़ न्यू? क्योंकि देखिए हमारा जो मुआशरा है इवन पाकिस्तान में भी रिश्वत तो वहाँ पे भी लोग लेते हैं, चलती है, सारा कुछ चलता है। हो सकता है कि उसका कुछ डिग्री का कुछ फ़र्क हो। लेकिन बात ये है कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का तो ये फिनोमिना है, तो फिर व्हाई ब्लेम इंडिया ओनली? मैं बिल्कुल इंडिया को सिर्फ ब्लेम नहीं करना चाहता। पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह की सोच है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है हमारे साथ कि हम क्यों थर्ड वर्ल्ड कंट्री रह रहे हैं इन ये तीनों देशों में। और तरक्की होने के बजाय हमारी यहाँ पे बर्बादी ज्यादा होने लगी है। इसरार भाई, बात समस्या क्या है कि लोग तो अमीर होते जा रहे हैं। एक हाँ, एक आम पुलिस वाला जो हिंदुस्तान का है, वो मेरे ख्याल से कनाडा के पुलिस वाले से ज्यादा कमाता होगा। आप जो रिश्वतें जो मांगी जाती हैं वो आ, आ, हजारों डॉलर्स की छोटे छोटे काम के लिए मांगी जाती हैं। तो हज़ारों एक जो डॉलर्स की। हजारों डॉलर की छोटे छोटे काम के लिए मांगी जाती है, जजेस हजारों डॉलर मांगते हैं छोटे छोटे डिसीजंस के लिए। तो हालत यह है कि इन लोगों के पास मेरे हिसाब से ज्यादा कमाई है डॉलर के टर्म्स में कनाडा को के कंपैरिजन में। लेकिन इनको रहना भिखारियों के समान ही पड़ता है क्योंकि दिखा नहीं सकते कि इनके पास हुँ, पैसा है। दिखा लेकिन नहीं हद सकते। दर्जे का रिश्वतखोरी है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं खराब होती चली जा रही हैं क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले हैं उनका जो फोकस है, उनका जो ध्यान है, वो सिर्फ एक चीज में है। वो है किस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसा बटोरा जाए।
उस पैसे का क्या करेंगे वो वही जाने, क्योंकि इसराज हाँ। जी एक समय के बाद पैसे की कोई कीमत नहीं बचती, लेकिन इनमें हपस है, इनमें हुँ। इनमें ग्रीड इतनी ज्यादा है कि ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करते चले जाते हैं लोग। तो फिर ये तो जो सोसाइटी के जो वाइटल्स हैं, इसका मतलब है कि वो वीक होते चले जा रहे हैं और ये एक थ्रेटनिंग सिचुएशन है फॉर द ओवरऑल सोसाइटल वेलफेयर। इज़ दैट राइट? अब बिल्कुल वाइटल्स तो है ही नहीं, मैं कहता हूं कि इनर्शिया है जो कि ब्रिटिश लोग छोड़कर गए थे, वो इनर्शिया बस बचा हुआ है। वाइटल्स कुछ नहीं है, ऑनर कुछ नहीं है, आत्मसम्मान कुछ नहीं है, अपने काम के प्रति इज्जत कुछ नहीं है। सबको सिर्फ एक चीज का ध्यान है, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना। उसके पीछे कोई एथिक्स नहीं है, कोई मॉरल्स नहीं है, किसी के प्रति एम्पैथी नहीं है, किसी के प्रति दया नहीं है। सिर्फ पैसे के सिवाय ऊपर से नीचे तक के तबके तक के हर आदमी को बस पैसा दिखता है और कुछ नहीं दिखता। अच्छा, ये जो वहाँ पे सोसाइटी के अंदर चेंजेस आई हैं, ये रीसेंट फिनोमिना है या ये काफ़ी देर से इस तरह चलता आ रहा है? जी। इसरार जी मैंने जो देखा है, मेरी जो समझ है उसके हिसाब से अंग्रेजों के जाने के बाद लगातार चीजें बिगड़ती चली गई हैं। लेकिन जब से 1991 में जब से टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया है, उस जब से मोबाइल फोन्स आए हैं, सेल फोन्स आए हैं, इंटरनेट आया है, उसके बाद लोगों में लोगों के पास पैसा काफी बढ़ गया है, इकोनॉमिक तरक्की काफी हुई है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये डेकेडेंस आने लगी है, ये एक सामाजिक बुराइयां आने लगी हैं 1991 के बाद तेजी से। तो हाँ, मैं ये कहूंगा कि आर्थिक उन्नति, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ समाज का जो कल्चर है वो बिगड़ता चला जा रहा है। नाउ ये माना जाता है कि इकोनॉमिक तरक्की से आदमी हाँ, हाँ। समझदार ज्यादा होता है, पढ़ता लिखता ज्यादा है, अवेयरनेस बढ़ जाती है। लेकिन मैंने उल्टा देखा है, मोबाइल फोन्स में लोग pornography ज्यादा देखते हैं, हुँ। सुपरस्टिशंस एक्सचेंज करते हैं। लोगों को कोई समझ बड़ी नहीं है पिछले 30 साल में, बल्कि दिमाग जो है वो छोटा हो गया है, क्योंकि लोग अब अपने तरह के लोगों से ही मिलते हैं, वही छोटी बातें करते हैं, उसके बाहर का नहीं सोच पाते। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है, उसके अंदर ये जो चेंजेस आ रही हैं, ये ओवरऑल एक ऐसी शक्ल बना रही हैं जो कि कोई इतनी पॉजिटिव नहीं है और ख़ास तौर पे यही वजह है जिस आपने कहा कि लोग अपने जैसे लोगों से मिलते हैं और यही वजह है कि लोग जो है वो गेटोइज़ कर चुके हुए हैं। वहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं वो अपने-अपने गेटोज़ में बैठी हुई हैं और जो दूसरे लोग हैं वो अपने-अपने और ग्रुप्स में बैठे हुए हैं और कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं है। इज़ दैट व्हाट यू सेइंग? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने ये नहीं कहा आपसे कि कोई खास फायदा नहीं है। मैंने ये कहा कि हर तरह से समाज, सोसाइटी बिगड़ती चली जा रही है। मुझे औरतें बिगड़ती चली जा रही हैं, लड़कियां बिगड़ती चली जा रही है, एक जवान यंग आदमी बिगड़ता हुआ चला जाता है, उसका ध्यान मटीरियलिज्म में होता चला जा रहा है। क्योंकि साथ ही साथ क्या हो गया है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ, कि मटीरियलिज्म बहुत बढ़ गया है और लोगों का धर्म, रिलीजन के में कम ध्यान जाने लगा है, तो उसको एक स्पिरिचुअल फोकस और उसका कम हो गया है, मटीरियलिज्म बहुत बढ़ गई है। तो हर तरह से जो समाज है वो बिखरने लगा है, टूटने लगा है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज के साथ रहते हैं, हुँ। मेजोरिटी मेजोरिटीज के साथ रहते हैं। लेकिन मेजोरिटीज भी ऐसा नहीं है कि हिंदू हिंदुओं के साथ रहते हों। हिंदू और जैन में लड़ाई चलती है, हिंदुओं में शैव और वैष्णव और होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ब्राह्मण और छोटी जाति वाले आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी एक दूसरे को पसंद नहीं करता, हर आदमी एक हुँ। दूसरे से नफरत करता है और हर आदमी की नजर दूसरे के आदमी की जेब में रहती है। लेकिन जान भाई आपने मुझे बताया कि स्पिरिचुअल जो एक एस्पेक्ट है उसकी कमी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ पे रिलिजन का तो बहुत ज़ोर है, बहुत बोलबाला है। रिलिजन की बुनियाद पे तो मोदी साहब वहाँ पे रूल कर रहे हैं। तो रिलिजन का जब रोल है तो उसमें स्पिरिचुअलिज़्म नहीं है, क्या ये आप कह रहे हैं? और रिलिजन की वजह से
तो बेहतरी आनी चाहिए थी, वहां पे आप कह रहे हैं कि बेहतरी नहीं आ रही है। हाँ जी, लेकिन ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन है, ना कि ये रिलीजन है। ये एक अपने आप को झूठी महत्व देना होता है। जब आप पॉलिटिसाइज कर देते हैं रिलीजन को, ये वोट की राजनीति हो जाती है, ना कि रिलीजन होता है। तो मैं अपने आप को मुसलमान कहकर या हिंदू कहकर बेहतर महसूस करता हूँ, ये एक अलग बात होती है, ये एक पॉलिटिसाइजेशन होता है। और दूसरी बात होती है कि मैं अपने रिलीजन पर ध्यान देता हूं, उसको प्राइवेट रखता हूं। तो ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन जो हो रहा है हिंदुस्तान में बहुत तेजी में, वो वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है। चाहे ये लोग मंदिर ना जाएं, मस्जिद ना जाएं, लेकिन ये लोग अपने आप को अ, गर्व बेहतर महसूस करते हैं पॉलिटिक्स में अपने रिलीजन के बात कर कर। ठीक है। और यही यही आपको नज़र आ रहा है इस वक़्त जो कैंपेन चल रही है, जो स्टेट इलेक्शंस हो रही हैं यूपी वगैरह में, पंजाब में, गोवा वगैरह में, वहाँ पे, तो क्या आप देख के आए हैं वहाँ पे कि इस तरह पॉलिटिसाइज़ेशन ऑफ रिलिजन फिर शुरू हुई है वहाँ पे? देखिए, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन तो बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि हर वक्त से इसरार जी, हिंदुस्तान समस्या ये रही है कि लोग अपने जाति, अपने धर्म, अपने रिलीजन, अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा के आधार पर वोट देते हैं। वो इस आधार पर वोट नहीं देते हैं कि कौन अच्छा आदमी है और कौन गंदा आदमी है। तो उनका जो ध्यान होता है, फोकस होता है, वो सिर्फ ट्राइबल फोकस होता है। अपने ट्राइबल हिसाब से वो लोग वोट देते हैं। और जो बीजेपी की सरकार है, उसने समझ लिया है कि रिलीजन के हिसाब से वोट लेना बड़ा आसान है, क्योंकि समाज में कोई तरक्की नहीं है। इकोनॉमी अब स्टैग्नेट हो चुकी है। अब पिछले 3-4 साल से इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी में बढ़ चुका है। तो लोगों का ध्यान वहां से हटाना से का बहुत आसान तरीका है कि एक दूसरा दुश्मन ढूंढा जाए। हम एक दूसरे देश को दुश्मन बना लेते हैं, दूसरे कम्युनिटी वालों को दुश्मन बना लेते हैं। उससे होता क्या है कि हम अपनी खुद की कमजोरी का इल्जाम दूसरे पर दे देते हैं। हमें खुद को संतुष्टि मिलती है, लेकिन हम तरक्की भी नहीं करते। और वही पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है आज की तारीख में। तो ये जो पोलराइजेशन है, इसमें हम देख रहे हैं कि आपके कहने के मुताबिक जो आपने बताया कि इतनी चीज़ें चल रही हैं, इकोनॉमी भी जो स्टैग्नेट कर गई है, बाकी चीज़ें भी सही नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद ज्ञानची हम देख रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी पॉपुलैरिटी वो उसी तरह सेकंड टर्म अपनी यूज़ कर रहे हैं, और फिर साथ-साथ लोग अभी भी उनको फॉलो कर रहे हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि ही इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिंगल मोस्ट पॉपुलर लीडर इन इंडिया। हाँ, बिल्कुल। और मेरे हिसाब से जब अगले साल इलेक्शंस होंगे तो मोदी जीतेंगे इलेक्शन। उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि लोग, पॉलिटिशियन को वोट मिलता है, लोग क्या किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, किस चीज पर ध्यान देते हैं। अगर लोगों को पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन वैल्यू दिखती है, तो वो उस हिसाब से वोट देते हैं और उस तरह का आदमी चुनते हैं। तो वहां पे मोदी जी का महत्व आता है। लेकिन क्या उससे हिंदुस्तान बेहतर देश बनेगा? मेरा जवाब है नहीं। लेकिन दूसरी बात, इसरार जी, समस्या क्या है हिंदुस्तान में कि मोदी के बाद मोदी से बेहतर कोई लीडर नहीं बचा है। तो अगर मोदी तो खराब है ही, और मोदी ने काफी बर्बादी करी है हिंदुस्तान में, लेकिन मोदी के जाने के बाद जो भी लीडर आएगा वो उससे भी ज्यादा बर्बादी करेगा, क्योंकि लीडरशिप जो हो गई है वो खत्म हो चुकी है उस देश में। एक समय हुआ करता था जब हर वक्त 5-7 ऐसे नेशनल इंपॉर्टेंस वाले लीडर्स हुआ करते थे हिंदुस्तान में। आज की तारीख में मोदी के बाद कोई नहीं दिखता। तो इसका मतलब है कि जो बाकी जो पार्टीज हैं, कांग्रेस है, गांधी साहब हैं, राहुल जी और दूसरे लोग, ये सब लोग मैटर नहीं करते हैं। देखिए इसराज जी, समस्या क्या है कि राहुल गांधी इसकी बातें आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि क्या इस आदमी की आईक्यू क्या होगी। अब राहुल गांधी में खुद की कुछ इंडिपेंडेंट सोच नहीं है। उसकी बहन जो है उसमें कोई इंडिपेंडेंट सोच नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बिखर चुकी है, उसमें कोई लीडरशिप नहीं बची है। अब तो
हिंदुस्तान की आज की समस्या क्या है कि कोई लीडरशिप नहीं बची है। एक समय हुआ करता था, आप लोग जानते होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, इंदिरा गांधी हुआ करती थी। एक ऐसे लोग हुआ करते थे जिनकी इंटरनेशनल विजुअली थे, जो लोग जिनको दुनिया में लोग जानते थे। आज की तारीख हाँ। में आप बताइए, आप मोदी जी को सिवाय किसको जानते हैं? राहुल गांधी का क्या एक्सपीरियंस है? कोई एक्सपीरियंस नहीं है राहुल गांधी के पास। तो फिर व्हाट डज इट टेल यू अबाउट इंडिया कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि इतनी बुरी हालत है और दूसरी तरफ लीडरशिप का इतनी कमी है कि मोदी साहब भी जो है आपको समझते हैं, आप समझते हैं कि यानी एग्जिस्टिंग लॉट में ही इज द बेस्ट। तो फिर व्हाट डज इट टेल यू अबाउट इंडिया? बेस्ट नहीं, उसके सिवाय कोई और है ही नहीं। मोदी नहीं रहे तो उसके बाद आप ये बताइए, अगर कल मोदी नहीं रहते हैं तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? अमित शाह के सिवाय आप किसी का नाम नहीं जानते होंगे। आप कोई हिंदुस्तान की लीडर नहीं जानते होगी जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल दिखता होगा आपका। तो बिल्कुल सही है, लीडरशिप हिंदुस्तान में कोई नहीं बची है। आ, आ, समय के साथ साथ जो मैंने देखा है, बेवकूफ से बेवकूफ लोग लीडरशिप की पोजीशन में आने लगे हैं, जिनमें ना केवल वो लोग हैं, ना केवल वो करप्ट हैं, लेकिन उनकी सोच गंदी है, उनकी सोच, उनकी आईक्यू बहुत कम है, उनमें इंटेलिजेंस नहीं है, उनमें समझदारी नहीं है। और एक सबसे बड़ी समस्या आ गई है हिंदुस्तान में। कई लोग बात करते हैं कि करप्शन को भूल जाओ, करप्ट आदमी है कोई बात नहीं है, कम से कम समझदार हो, लेकिन हाँ। समझदार लोग ही नहीं बचे हैं। और इरशाद जी, एक बहुत बड़ी समस्या यह हो गई है कि ब्यूरोक्रेसी में भी वही हालत हो गई है। ब्यूरोक्रेसी लगातार बिगड़ती चली जा रही है, और जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, आज का ब्यूरोक्रेट इतना महाबेशर्म हो चुका है कि वो बिल्कुल खुलकर रिश्वत मांगता है। उसको अपने काम में कोई ध्यान नहीं है, उसको सिर्फ पैसे के सिवाय कुछ नहीं दिखता। वो अपनी माँ और बहन को बेचते पैसे के लिए। इतनी बुरी हालत है ब्यूरोक्रेट्स की हिंदुस्तान के, हर एक की, ऊपर से लेकर नीचे तक। और ये आप अभी रिसेंटली 3 दिन पहले तक देख के आए हैं, इसलिए मैं इसको ये भी नहीं कह सकता कि ये कोई पुरानी बात होगी। ये बताइए कि ये सारी चीज़ें सब देख के तो आप क्या इंडिया के मुस्तकबिल के बारे में आप डिसअपॉइंट अपने आप को फील करते हैं कि आपको लगता हो कि जैसे इट हैज़ नो फ्यूचर, स्पेशली इफ वेल, दिस व्हाट्स गोइंग ऑन? इसरार जी, मैं तो डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं करता। मैं इंडिया को एक डॉक्यूमेंट्री की तरह देखता हूं आज की तारीख में। इसी कारण से मैं हिंदुस्तान को छोड़ चुका हूं। मैं करीब 17-18 साल पहले हिंदुस्तान को छोड़कर निकल गया था। मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि हिंदुस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, और कोई तरक्की नहीं है। और जितना पैसा उनके पास ज्यादा आएगा, उतनी ज्यादा सोसाइटी बिगड़ेगी। तो जो कोरिलेशन मानती है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ समाज सुधरता है, मैंने नेगेटिव कोरिलेशन देखा है हिंदुस्तान में। तो नहीं, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं एक तरह से, क्योंकि मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिखता। लेकिन डिसअपॉइंटेड नहीं भी हूं क्योंकि मुझे मालूम है मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं आपसे बात कर सकता हूं, मैं दूसरे लोगों से बात कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ इस तरह से बात कर सकता हूं कि बचाओ अपने आप को हिंदुस्तान से। वहां पे इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, वहां पे जाने का कोई फायदा नहीं है। तो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट की बजाय मैं ये कहूंगा कि मैंने लेट गो कर दिया है हिंदुस्तान को, क्योंकि मुझे उसका कोई फ्यूचर नहीं दिखता है, बल्कि फ्यूचर लगातार बिगड़ता हुआ दिखता है। हर साल हिंदुस्तान बिगड़ा हुआ देश दिखेगा आज के मुकाबले। सो दिस इज वेरी फ्राइटनिंग एक्चुअली। मैं तो जब हम ये सोचते पूरे देखें, इट्स अ ह्यूज कंट्री, और स्पेशली इन द रीजन अगर हम देखें कि अगर इंडिया की इस तरह की सिचुएशन बनती है तो वो तो पूरे रीजन के लिए, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है, बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। वेल, आप इसराज जी, अगर आपने अभी कल परसों की न्यूज देखी होगी, तो कनाडा से एक इंडियन फैमिली जी, यूएस 4 में लोग, जाते 4 हुए पीपल फ्रीज फ्रोज टू हो गई डेथ। है। जी हाँ। ठीक है, आप अगर हाँ। देखते हैं, क्लोजली देखते हैं कि मैक्सिको से यूएस कौन आता है, उसमें काफी हिंदुस्तानी आते हैं। तो लोगों के दिमाग में यह बैठा रहता है कि जब मैक्सिको से लोग यूएस में मूव करते हैं तो वो हिस्पैनिक होंगे, ग्वाटेमाला, होंडुरस या मैक्सिको से हाँ, होंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल जरूरी बिल्कुल। नहीं है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन दूसरे देशों से आती है, साउथ एशिया से आती है।
तो ये एक समस्या बनेगी और आप याद रखिएगा कि दुनिया का हर छठवां आदमी हिंदुस्तानी है, हर पांचवा आदमी साउथ एशिया का है। तो वो रीजन अनस्टेबल होगा, 100% होगा, और हर दिन वो ये वो रीजन बिखरेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। मैं इसीलिए कहता हूं कि अंग्रेजों ने उसको कंट्रोल में रखा हुआ था। अंग्रेजों के जाने के बाद उसका बिखरना चालू हो गया। अंग्रेजों ने क्या करा था कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी अलग अलग कर दिए थे। अभी मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश में एक पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम चालू किया गया है, जिसका मतलब है कि अब पुलिस को जुडिशियल पावर दे दिए गए हैं। उन लोगों को समझ नहीं है कि जुडिशियल और पुलिस अलग अलग क्यों करी जाती है। अब जो आपको पुलिसिंग कर रहा है वही आपको अगर जजिंग भी करे तो आप तो पूरी तरह फंस गए, क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट, अगर करप्ट इंडिपेंडेंट आदमी हो तो कम से कम आपको बचने की संभावना होता है गलत डिसीजन से। लेकिन आज पुलिस अगर जज बन जाती है तो वही आप पर चार्ज लगाएगा और वही आपको जेल पहुंचाएगा। ये जो पुलिस स्टेट एक साथ में बनने लगा है, वो एक अलग एक समस्या है हिंदुस्तान की, और ये सब कुछ बढ़ता बिगड़ता रहेगा, इसमें सुधार होने की कोई संभावना नहीं है। कोई आपको चांस नहीं नजर आ रहा। अच्छा, ये जो पिछले दिनों में हमने खबर सुनी, जेनोसाइड वॉच के जो हेड हैं ग्रेगरी स्टैंटन, उन्होंने कांग्रेशनल ब्रीफिंग में ये कहा और उन्होंने वार्निंग दी कि अगर इसको ना रोका गया तो हो सकता है कि हिंदुस्तान में जेनोसाइड हो जाए, बिल्कुल रवांडा की टर्म्स के ऊपर, जिस तरह रवांडा में हुई थी। और उसको उन्होंने भी वार्न किया था। उन्होंने खुद बताया कि मैंने रवांडा के प्रेसिडेंट जो थे उनको बताया था कि 5 साल के अंदर अंदर वहाँ पे जेनोसाइड हो जाएगी, और वो हो गई। तो उन्होंने कहा कि अगर इसको ना रोका गया तो यहाँ से जेनोसाइड बहुत बड़े लेवल पे हो सकती है। तो आप उससे, उनकी जो असेसमेंट है उससे एग्री करती? नहीं, मैं नहीं सोचता कि इंडिया में जेनोसाइड अगले 5 साल के अंदर होने वाली है। और उसका पीछे कारण है कि एक इंडियन खून से डरता है, वो खून से दूर रहना पसंद करता है, उसके इंस्टिंक्ट में लड़ना नहीं है। अगर आप देखते हैं कि हिंदुस्तानी को जब गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है तो हाथ जोड़ के, पैर पड़कर, सर सर करके बात करता है, तो उसमें अपना खुद का इतना आत्मसम्मान नहीं है। और यहाँ पे गलत कारण से वो दूसरे को नहीं मारेगा, लेकिन उसमें लड़ने की उतनी क्षमता नहीं है कि वो जेनोसाइड करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं के बाद ना हो, उसका समय जरूर आएगा इसरार जी। क्योंकि मैंने जैसे बोला, हिंदुस्तान लगातार बिगड़ता चला जा रहा है, और जब जैसे जैसे पॉलिटिक्स के कारण आप लोगों के खिलाफ नफरत पैदा करते हो, लोगों में जेनोसाइडल प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है, जेनोसाइड करने की इच्छा बढ़ती चली जाएगी। तो समय के साथ साथ अगर आप देखते हैं तो 1991 में अयोध्या का जब कांड हुआ था, जब बीजेपी पावर में आना चालू हुआ था, उसके पीछे सिर्फ एक चीज था, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ हिंदुइज्म। उसके कारण बीजेपी पावर में आया है। और आपने देखा है कि उस समय एक बहुत छोटी चीज मानी जाती थी, उसको किसी ने खास इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। इसलिए नहीं दी थी क्योंकि सिर्फ वोट, ऊपर ऊपर की वोट की राजनीति थी। लेकिन धीरे धीरे जब 1.5 जनरेशन हो चुके हैं 30 साल में, एक वो हम एक इंस्टिंक्ट का पार्ट बनने लगा है। तो बिल्कुल मैं आपको मानता हूं कि एक समय आएगा जब जेनोसाइड होगा उस देश में, लेकिन उसका समय अभी नहीं आया है। मेरे ख्याल अभी नहीं। से हिंदुस्तान बिखरने का बेहतर संभावना है, उसके पहले जेनोसाइड के पहले, जेनोसाइड बाद में होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि जेनोसाइड से पहले खुद हिंदुस्तान बिखरना शुरू हो जाएगा? हिंदुस्तान को, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मोदी और अमित शाह के सिवाय कोई लीडरशिप नहीं बची है हिंदुस्तान में। तो जब लीडरशिप नहीं बची है और जो रीजनल चीफ मिनिस्टर्स हैं वो अपनी अपनी बातें करते हैं, उनको एक रीजनलिज्म भी बढ़ती चली जा रही है हिंदुस्तान में। और अब आदमी की जो सोच है वो छोटी होती चली जा रही है। वो यह नहीं बची है कि हम ऐसा करें जिससे देश का फायदा हो, जिससे सोसाइटी का फायदा हो। हर आदमी सेल्फ सेंटर्ड और मटीरियलिस्टिक हो गया है। इसलिए देश की जो मानसिकता है, एक तरफ नेशनलिज्म बहुत बढ़ गई है, लेकिन दूसरी तरफ वो नेशनलिज्म जो है वो दिखावे वाली नेशनलिज्म है। जो अंदर की स्पिरिचुअल वैल्यू वाली नेशनलिज्म है वो खत्म होती चली जा रही है, जिससे कि देश बिखरने लगा है। लोग देश के बारे में नहीं सोचते।
अच्छा, एक जो रिसेंट खबर आई थी वो भी आपने शायद फ़ॉलो की होगी। जो यूके की तरफ से यूके पुलिस है उसने एक लॉ फ़र्म के कंप्लेंट के ऊपर इंडियन आर्मी चीफ़ को और जो अमित शाह साहब हैं उनको कॉल आउट किया है और उन्होंने कहा है कि जो कश्मीर में आपने जो ज़्यादतियाँ की हैं, जो ज़ुल्म किया है, उनके अल्फ़ाज़ में वो उसके ऊपर उन्होंने उनको कॉल किया है। तो आप समझते हैं कि इसको ये सीरियस लेना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को या ये इट्स जस्ट अ इन्फॉर्मल काइंड ऑफ थिंग? अब देखिए बात यह है कि कश्मीर की समस्या बहुत उलझी हुई समस्या है। पिछले 70-80 साल से अ, किसी तरफ का मोटिवेशन नहीं रहा है कि उसको सॉल्व किया जाए। अ, और उसको सॉल्व करना आसान नहीं है क्योंकि लोगों को के दिमाग में, हर तरफ के लोगों के दिमाग में एक दूसरे पर इल्जाम देने की मानसिकता बन चुकी है। तो कश्मीर का जो समस्या है कोई आसान नहीं बची है। तो इसके लेकिन सिर्फ बात कश्मीर की नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस में प्रॉब्लम होती है। आपको अगर मालूम होगा तो दो प्रोविंसेस, मेरे ख्याल से नागालैंड और मणिपुर या कोई दो प्रोविंसेस के बीच में पुलिस में गोलीबारी हुई थी जी, अभी असम में हो रहा है। हाँ, असम में। तो हाँ। ये चीजें सिर्फ कश्मीर की नहीं है, कश्मीर इंटरनेशनली हाईलाइट हो जाता है क्योंकि वो एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, हुँ, लेकिन ठीक। वो समस्या एक देश भर की समस्या है। हुँ, ठीक है। चलें इस पे हम मज़ीद चर्चा करते रहेंगे ज्ञानची और उम्मीद है कि आपकी जो बातें हैं, वो हम सब लोग उनको सुन भी सकें और सुनने के बाद फिर उनके ऊपर अमल भी कर सकें। क्योंकि ये किसी के लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है जो कि आपने सिनेरियो क्रिएट किया है और जो पीछे आपके वो एक लगी हुई है पेंटिंग, ये भी बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग है और ये मेरा ख़्याल है कि इसको अगर आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें तो ये भी इसमें भी कोई मैसेज होगा मुझे पता है। मैं अपने होटल के रूम में हूँ, वहाँ की पेंटिंग है और हाँ। मिर्ची की पेंटिंग है। हाँ, मिर्चों की पेंटिंग है और इसमें मैसेज है वो मैं किसी और बाद में बताऊँगा। लेकिन ये है कि बहुत-बहुत शुक्रिया जियान जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू वेरी सून जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इसरार जी, थैंक यू, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, बहुत-बहुत शुक्रिया।